अस्सलाम वालेकुम। माली साल 2021 और 22 के बजट से पहले हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्मी अब बढ़ रही है। हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसी से न सिर्फ मुतमईन है बल्कि इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दे रही है, जबकि अपोजिशन जमात हुकूमत के मुआशी इक़दामात को मायूस कुन करार दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए तमाम आज शहर इक़्तिदार में प्री बजट सेमिनार भी मुनक़िद किया गया, जिसमें मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से मुतालिक एक मुआजना या कंपैरिजन जिसको कहें और मुआशी मामलात के हवाले से हुकूमती जो कारकर्दगी का हक़ाइक़नामा है उसे पेश किया गया। नून लीग के इस प्री बजट सेमिनार में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने वीडियो लिंक पर खिताब किया, जबकि हुकूमत को चार्जशीट करने वालों में मिफ्ता इस्माइल, आयशा गौस बख्श पाशा, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, साबिक वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। हुकूमती पॉलिसीज पर तुंदो तेज वार किए गए। इल्जाम आयद किया गया कि इस हुकूमत के 3 वर्षों में महंगाई आम आदमी की महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है। करोड़ों पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। इन हालात में जो बजट पेश किया जा रहा है, जो अदाद-ओ-शुमार बताए जा रहे हैं, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। इस प्री बजट सेमिनार में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने किस तरह हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, सुनवाते हैं। में कर्जा इमरान खान ने बढ़ाया है। मुल्क जो है उसकी आमदन 25% कम हो गई, कर्जा वो 14,000 अरब रुपए बढ़ गया। करंट अकाउंट डेफिसिट का फलसफा लेकर मुल्क को 3 सालों से गुमराह करते रहे। हमने 4 सालों में 2000 किलोमीटर की शाहराहें बना दी। आप 3 सालों में उनके सर्विस एरियाज को चालू नहीं कर सके हैं। आज हम सुन रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 3.9% पे हम उसको इंक्रीज करके ले गए हैं। 2013 के शुरू में पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री करार दिया जा चुका था। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर इकोनॉमी इतनी जबरदस्त चल रही थी तो आप इतनी काट करते क्यों? तो मेरा ख्याल है वो perhaps the time has come to change the कप्तान himself। कप्तान को निकालने का टाइम आ गया। 2 जो सबसे बड़ी बातें, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। रिजल्ट ये 50 लाख जा चुकी हैं। उस्मान बुज़दार, महमूद खान, मतलब वो एक घर 6 महीने में बना लें तो बहुत बड़ी बात है। 3 सालों में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। बजट पेश किया जा रहा है, इससे पहले ही जो उन्होंने आदाद-ओ-शुमार जो बताए हैं उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। इसी सेमिनार में रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर खान ने सिर्फ 4 चीज़ों पर मुश्तमिल एक बिल भी पेश किया। उनका कहना था कि आज मैंने करियाने की दुकान से 1 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी और 1 किलो घी खरीदा, जिसका बिल 680 रुपए बना है। 2018 में इन्हीं अशिया का बिल जो है वो 347 रुपए था। 3 साल में इन अशिया की कीमत में 96% तक का इजाफा हुआ है। आज सुबह जाकर एक करियाना स्टोर से ये 4 चीजें खरीदी और मैं आपको बता देता हूँ कि कीमतें क्या हैं। 1 किलो चीनी 100 रुपए की थी, 1 किलो घी 300 रुपए का था, दाल मूंग 200 रुपए की थी और 1 किलो आटा 80 रुपए का था। यही 4 चीजें मैं 31 मई 2018 को खरीदता तो 347 रुपए की आनी थी। इसका मतलब है कि 31 मई 2018 से आज 3 जून 2021 सिर्फ इन 4 चीजों की बास्केट में 96% इजाफा हुआ। नून लीग के सेमिनार पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने की तनकीद। उनका कहना था कि एक तरफ तो कहते हैं कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी जानिब बजट पर सेमिनार्स भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए कहा कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए चोरों का टोला दोबारा से इकट्ठा हुआ है। इसहाक डार बताएंगे कि उन्होंने मुल्क को कैसे लूटा। नून लीग बताए अपने दौर में बरामदात 25 से 20 अरब रुपए पर क्यों लाई गई, जबकि इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया को दी गई ब्रीफिंग में वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना था कि नून लीग ने आज जो डेटा पेश किया वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पिछली हुकूमत के गलत फैसलों से मईशत को 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। माजी में कर्जे लेकर मईशत बेहतर दिखाई गई। नून लीग वालों को मालूम है कि इसहाक डार ने इनकी मईशत के साथ सलूक क्या किया है। वो छोड़कर गए तो खमियाजा पीटीआई हुकूमत ने भुगता। इमरान खान ने इस्तेहकाम लाने की कोशिश की, गुज़श्ता हुकूमत का खसारा संभाला। हम GDP ग्रोथ अगले साल 5%, जबकि इससे अगले साल जो है वो 6% तक देख रहे हैं। $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, $20 बिलियन का। ये खुद इसको ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो हमारे से ये गलती हुई है। तो डार साहब ने जो माशाल्लाह, और ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से उनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या हशर किया, तो वो जो छोड़ के गए
तो वो फिर किसने भुगता? पीटीआई की हुकूमत ने भुगता। और ये ग्रोथ रेट आप देखेंगे पिछले 5-6 महीनों में इसने एक्सेलरेट किया। इसका मतलब ये ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है और ये ग्रोथ हम देख रहे हैं अगले साल 5%, उससे अगले साल 6% की ग्रोथ रेट। हुकूमत सब अच्छा है कि गर्दाने क्यों सुना रही है, और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो ये क्यों कह रही है कि जी मईशत का तो कोई हाल ही नहीं है, ऐसे बस कहानियां बनाई जा रही हैं और बयान की जा रही हैं। अब दोनों तरफ का मौक़िफ़ बिल्कुल ही अगर हम कहें कि 180 डिग्रीज के एंगल पे मुख्तलिफ है तो वो मुख्तलिफ है। अब इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले मौजूद हैं जी हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप लोग दावा कर रहे हैं कि मईशत जो है वो बड़ी बेहतर हो गई है, नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुल्की मईशत जो है उसका मैं अगर आपको बताऊं तो आज डॉलर के हिसाब से 296 अरब डॉलर है, जबकि नून लीग के आखिरी साल में जो है ये 313 अरब डॉलर थी। आपके 3 साल बाद भी इकोनॉमी का हजम जो है वो कम है। ऐसे में जाहिर है सवाल तो ये किया जाएगा कि ये किस किस्म की बेहतरी है, कैसी बेहतरी है, और जिसको आप बेहतरी बताते हैं वो असल में है क्या? देखिए, ये जो नून लीग वाले हैं, ये जो कंपैरिजन को ऑक्सीजन चाहिए, इनको हवा की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने हर अरबा इस्तेमाल किया। पहले सिलेक्टेड का हरबा इस्तेमाल किया, क्या सिलेक्टेड हैं वो फेल हो गया, अब एक दूसरे को सिलेक्टेड कहते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर उन्होंने जो बातें की पीडीएम फेल हो गई। अब ये बातें करिए, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इकॉनमी जो है वो हर लिहाज से पहले से बेहतर हुई है। आप देख लीजिए कि इस दफ़ा कोविड के बावजूद, यानी कोविड का मतलब ये होता है कि बाज़ार बंद हैं और इंडस्ट्री कुछ ना कुछ बंद रहती है, तकलीफ़ात बना है, यानी 25 बिलियन को हमने टच किया था, इस दफ़ा 25 बिलियन ऊपर होगी। एंड इन स्पाइट ऑफ कोविड तो कभी टच नहीं किया। इस दफ़ा हमने जो है ये 10 महीनों में 4 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं, जो कि 4.5 के करीब हो जाएगी। इसके और दुनिया में देखें इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ आ रही है, पाकिस्तान में इस दफ़ा पॉजिटिव ग्रोथ आई है, और जो नेक्स्ट तखमीना किया जा रहा है उस पर हम 4.5% से क्रॉस करके इंशाल्लाह 5% पे जाएंगे। इसके अलावा क्या पैरामीटर्स होते हैं? एम्प्लॉयमेंट के पैरामीटर्स हैं, इंडस्ट्री के पैरामीटर्स हैं, जो सीमेंट की सेल्स है उन्होंने 40% सेल कर दी है, एक्सेस सेल की है पिछले दफ़ा से। ऑटोमोबाइल की आप देख लें, टेक्सटाइल की आप देख लें। सही। सेनेटर साहब, एक तो जो पैरामीटर है वो गर्दिशी कर्जे के हवाले से भी, सर्कुलर डेब्ट की अगर हम बात करें तो 1150 अरब रुपए था, आपके 3 सालों में मुसलसल ये बढ़ता रहा, तकरीबन 2200 अरब रुपए तक अब ये पहुंच चुका है। उमर अयूब साहब का अपना बयान जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि ये गर्दिशी खसारा जो है वो खत्म कर देंगे हम, मगर कोई खातिर खा कामयाबी अभी तक आपकी हुकूमत को इसमें मिल नहीं सकी। देखिए, ये उमर अयूब साहब ने कहा था, पता नहीं किस तरह से कहा था, क्यों कहा था, लेकिन गर्दिशी कर्जा जो है उसकी एक बेस है, उसकी एक रीज़न है, और वो रीज़न जब तक हल नहीं होगी गर्दिशी कर्जे कम नहीं हो सकते। और वो फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि हम जो है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं IPPs के साथ, और जो पिछले कई दिहाइयों में ये जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आना चाहिए कि आपका कारखाना चले तब भी फायदे में, न चले तब भी फायदे में, यानी आप कैपेसिटी चार्जेस देते रहेंगे। और वो प्रोजेक्ट ऐसे लगे हुए हैं कि वो ऐसी जगह पे लगे कि वहाँ पे इवैक्यूएशन जो है वो अगर प्रोजेक्ट 200 मेगावाट का है तो वहाँ से खाली 100 मेगावाट इवैक्यूएशन होती है, बाकी हो ही नहीं रही है। इसकी वजह से जो है ये हमारी गर्दिशी कर्जे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं ये किस प्राइस पे लगे हैं, ये 14 और 15 सेंट के ऊपर ये लेते हैं, जिसका मतलब है कि 20-22 रुपए की बिजली घर में पड़ती है। उसके बाद जो तरसील है, ये जो हमारे लाइन लॉसेस हैं वो इसके अलावा हैं। हमने अभी आकर जो है, और इन्होंने जो महंगे तरीन दुनिया में जो प्रोजेक्ट्स थे कोल के ऊपर और जो है ये थर्मल के ऊपर उन्होंने लगाए, हमने आके अब हाइडल करना चाहते हैं, जो हमने मोमन डैम वगैरह शुरू किया है। इसके अलावा जो सोलर है और जो विंड पावर है 4.5 सेंट में अभी हुआ है, और इसको और नीचे की तरफ लाया जा रहा है, जबकि इन्होंने उसको 14 और 15 सेंट में किया है। तो बात यह कि ये जिस वक्त तक ये हल नहीं होगा
تو اس وقت تک یہ گردش قرضے جو ہے کم نہیں ہو سکتے. ہاں ایک تو البتہ قرضے- یہ ایک تو گنجائش قرضے ہے دو گنا ہو گئے نا، ایک تو قرضے دو گنا ہو گئے اور اس کے اوپر سے ترقیاتی پروجیکٹس بھی اس طریقے سے نہیں ہوئے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے دور کے اندر جو ہے وہ ایک لسٹ بتاتے ہیں کہ جی یہ والے جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے لگائے ہیں. خان صاحب قرضوں کے حوالے سے تنقید کرتے رہے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرضے اس سے دو گنا زیادہ ہو گئے ہیں. دیکھیں جو ترقیاتی منصوبے کم بڑے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ترقیاتی منصوبے نہیں، لیکن جو ہمارا جتنے ہماری کلیکشن تھی وہ تو جب آپ دیکھیں تو وہ تو صرف اور صرف جو ہے فورن ڈیٹ کی جو وہ ہے خالی انٹرسٹ کی پیمنٹ جو ہے، ریپیمنٹ کی میں بات نہیں کر رہا، اور جو ہے جو کہ ہم نے جو صوبوں کو دینے تھے اور اس کے علاوہ جو ہم نے پاک افواج کو دینے تھے، اس میں تو آپ کا وہیں سے آپ کا جو ہے بجٹ کا ڈیفیسٹ شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم نے جو قرضے واپس کرنے تھے اس کے لیے دیکھیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ جس وقت کی حکومت آئی اسی دن سے IMF کی بات شروع ہوئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ورثے میں وہ چیز ملی اور ورثے میں ہمیں یہ ملا کہ IMF کے پاس جانا ضروری ہے. تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ اگر ہم 2 سال کے بعد IMF کے پاس جانے کا اندیہ دیتے تو پھر ایک بات تھی کہ آپ نے 2 سال میں ایسا کام کیا کہ آپ کو IMF کے پاس جانا ترقیاتی پڑا. پروجیکٹس کی اگر آپ بات کر لیں سینیٹر صاحب، تو آپ لوگ ڈیمز کے حوالے سے آج کل بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ پچھلے دور میں ایک بھی ڈیم نہیں بن رہا. آپ لوگ جو ہیں اب 9-10 اکٹھے ڈیمز آپ لوگوں نے شروع کر دیے ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں تو وہ پہلے کر چکے تھے، زمین وہ ایکوائر کر چکے تھے، بلکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے تو بلکہ شاید ڈیلے کیا، ٹینڈرنگ میں ہی 2 سال لگا دیے. نہیں، ہم نے تو ڈیلے نہیں کیا، ہم نے تو آ کے وہاں پہ جو ایکوزیشن آف لینڈ ہے ہم نے شروع کیا، وہاں پہ جو بجٹری ایلوکیشن ہے ہم نے دی، وہاں پہ جو ہے جو کہ اس کی جو کنسٹرکشن کی جو وہ تھی وہ ہم نے شروع کرائی، اس کی بڈنگ ہم نے کرائی، اس کی بڈ ہم نے دی. یہ سارا کام تو ہم نے شروع کیا. آپ نے تو خالی ایک نام رکھا تھا اور وہ نام جو ہے وہ نام وہاں پہ تھا اور اس کے علاوہ تو آپ نے کچھ نہیں کیا. اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں جو ہے وارسک ڈیم، منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم کے وقت کے بعد جب یہ حکومتیں آئی ہیں جو ابھی آج بات کرتی ہیں، انہوں نے کون سا ڈیم بنایا، کون سا بڑا ڈیم بنایا؟ اس کے بعد یہ ایک بڑا ڈیم بننے جا رہا ہے جو کہ ہمارے دور میں انشاءاللہ مکمل بھی ہو جائے گا. صحیح. اچھا، آپ لوگ جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں اور وہ بہتر بھی ہو رہی ہے اور فیکٹس اینڈ فگرز بھی آپ لوگ دیتے ہیں کہ معاشی اشاریے جو ہیں وہ بڑے مثبت ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سال کے دوران صرف اشیاء خورنوش کی اگر بات کر لیں کہ بیکاز ایک عام آدمی تو اس سے ہی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو 70 سے 90% تک اس میں اضافہ ہوا ہے سینیٹر صاحب. تو جتنے بھی اچھے معاشی اشاریے ہوں، جتنی بھی اچھی جی ڈی پی گروتھ ہو، اگر ایک عام آدمی کی زندگی کے اوپر اس کا فرق نہیں پڑے گا تو پھر معیشت کی خوشحالی تو نہ کہلائی جائے گی نا. یہ کہ اس دفعہ جو ہے بجٹ میں مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ جو ہے یہ بھی بڑھے گی، جو ہے جو سیلریز ہے منیمم ویج جو ہے وہ بھی بڑھے گی. لیکن اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو جو غریب آدمی ہے اس کی زندگی تو بڑی مدت سے جو ہے اجیرن بنی ہوئی ہے، بڑی مدت سے جو ہے ان کو اپنی جو سیلری ہے وہ بڑی مشکل سے یہ گزارا کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ انفلیشن جو ہے 90% نہیں بڑھی، کہیں 10% بڑھی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضرور جو ہے اب مشینری حرکت میں آ رہی ہے اور مختلف چیزیں جو ہے عربے استعمال کیے جا رہے ہیں، مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں. صرف ایک ہی ہدف ہے جو کہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمیں اچیو کرنا ہے اور انشاءاللہ جلد اچیو کر لیں گے. لیکن اس کے علاوہ ہوپ کے جتنی امیدیں دلائی جا رہی ہیں اس بجٹ سے ایک عام آدمی کے لیے، واقعی یہ کہا تو ہمیشہ جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کا بجٹ ہے، عام آدمی کا بجٹ ہے، لیکن کبھی نکلتا نہیں ہے. تو وی ہوپ کہ اس بار جتنی امیدیں دلائی جا رہی ہیں وہ صحیح ثابت ہو. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. نون لیگ کا موقف بھی جو ہے وہ اس بجٹ کے اوپر جانیں گے اور کیا ہونے والا ہے، کس طریقے سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے، نہیں رکھی جا سکتی، اور کیا واقعی معیشت اتنی ترقی کر رہی ہے جتنی کہ حکومت بتاتی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں معیشت کی تو حکومت جب کہہ رہی ہے کہ سب اچھا ہے، معاشی اشاریے اچھے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز اچھے دکھائے جا رہے ہیں اور پھر آگے کی بھی اچھی امیدیں دلائی جا رہی ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کسی طریقے سے اس کی تسلی نہیں ہو کے دے رہی ہے اور وہ ہر چیز میں جس طرح ایک کیڑے نکالنے والی سی عادت ہوتی ہے وہ ہے. جی ڈی پی کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، گردشی قرضوں کے حوالے سے وہ الزامات لگا رہے ہیں اور بڑی ایسی چیزیں جس کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں. اور
عوام کی حمایت میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہے جی، تو کس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے؟ محمد زبیر صاحب بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی ساری مدعے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے، ترجمان ہیں میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بہت شکریہ زبیر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ زبیر صاحب، آپ کی جماعت کا جو بنیادی اعتراض ہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، تو اگر اس اعتراض کو لے بھی لیا جائے تو وہ تو دنیا کی ساری معیشتیں جو ہیں وہ سکڑ رہی ہیں، کرونا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بھی نیگیٹو میں جا رہی ہے اور معیشتوں کے سکڑنے کا عمل بھی جاری ہے، لیکن اگر کمپیریٹیولی بھی دیکھا جائے تو یہاں پر حالات اتنے برے نہیں ہیں، بہتر ہے، اعداد و شمار نسبتاً بہتر ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہتری کے آثار ہیں، جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اچھی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بہت زیادہ شاید بیجا تنقید کر رہے ہیں حکومت پر؟ پہلی بات تو یہ عائشہ کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اس میں بڑے بڑے چیلنجز آتے ہیں جو ان نون ہوتے ہیں، کچھ ان نون ہوتے ہیں، کچھ ان نون ہوتے ہیں۔ 2006 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا جس نے ظاہر ہے پاکستان کی معیشت کو بھی بہت برے طریقے سے متاثر کیا تھا، سیلاب کے پیریڈ بھی ہیں، جنگیں بھی ہوتی تھیں، تو ایک تو یہ بات یہ کوئی پہلی حکومت نہیں جن کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلا سال جب کووڈ کا پتہ بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں سنا تھا، کسی نے سوائے سرتاج کھول کے شاید وہ کہتی ہے نا کووڈ 18 شاید آ گیا تھا یا 17 پہلے تھا، تو جو جب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا تو اس وقت سکڑ کے $315 بلین سے سکڑ کے $264 بلین پر رہ گئی تھی، جب پتہ ہی نہیں تھا، تو معیشت تو پہلے سکڑ چکی تھی، پہلے سال میں ہی سکڑ چکی تھی۔ 1.9 جی ڈی پی 5.8 سے گر کے 1.9 آیا تھا، اس وقت تو پتہ بھی نہیں تھا، کووڈ کا نام بھی نہیں کسی نے سنا تھا۔ صحیح۔ اچھا، سیکولر جو ڈیپٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراض ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ کوئی پہلی مصیبت نہیں ہے جو کہ حکومت پر آئی ہے، پہلے بھی اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں، لیکن لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور اس کے کس قسم کے اثرات معیشت پر پڑ سکتے ہیں آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے، لیکن ایک دوسرا بڑا مسئلہ بھی ہے اور وہ بجلی کا مسئلہ ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ خود آئی پی پیز کو گلے کا پھندا جو ہے وہ قرار دے چکی ہے۔ آپ کی حکومت کیوں ضرورت سے زیادہ اتنے مہنگے معاہدے کر کے گئی؟ اتنی بجلی چاہیے نہیں تھے جتنے کے معاہدے جو ہے وہ کیے گئے، کیوں؟ میں اس کا ایک سیدھا سا بتا دوں، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ سستے یا مہنگے کوئی چیز نہیں ہوتی، سستا یا مہنگا اگر تھا، کیا ہم نے کوئی پاکستان کا کوئی قانون توڑ کے کیا تھا؟ کیا بیڈنگ پروسیس نہیں ہوا تھا؟ کیا کمپیریٹیو پروسیس میں نہیں گئے تھے؟ اس وقت کے حوالے سے ہم نے ابھی بھی چیلنج کیا ہے کہ ہمارے کون سے اسی کے مقدمے بنائے تھے نا، انہوں نے حکومت نے اسرائیل کو اور شاہد خاقان عباسی کو اندر بند کیا تھا کہ ایل این جی کے مہنگے منصوبے بنائے تھے، ایل این جی ٹرمینل مہنگا بنایا تھا، تو بڑے مہنگے بنائے تھے، بڑے مہنگے کیا بنائے تھے؟ ہمیں آپ یہ بتا دیں کہ کیا سستے مل رہے تھے؟ کیا ہم نے کوئی پروسیس پروکیورمنٹ پروسیس کو اوور لک کر کے کیا تھا؟ نہیں، ہم نے جتنے بھی جو ریکوائرمنٹ تھی حکومت پاکستان کی، اور دوسری بات یہ سب جو اس حکومت کو سمجھ سے باہر ہے کہ جو بجلی بنی اور جس کی وجہ سے آج انڈسٹری کو 100% بجلی ملتی ہے، اس سے اکنامک ایکٹیویٹی تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بات موجودہ حکومت میں یہ تو سپریم کورٹ کا تھا نا اسٹیٹمنٹ کہ آئی پی پیز جو ہے وہ گلے کا پھندا بن چکے ہیں۔ بہرحال موجودہ دور میں زبیر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زر مبادلہ ذخائر جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، آپ لوگ $9 ارب پر چھوڑ کے گئے تھے، آج زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ $16 ارب ہیں، مجموعی ذخائر $23 ارب 29 کروڑ سے زائد ہیں، ایکسپورٹس تقریباً $25 ارب ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز تو یہ بتا رہے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ $20 ارب تھا، آج سرپلس میں ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ فیکٹس اینڈ فگرز اگر ہم دیکھیں تو وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ چیزیں بہتر سمت کی طرف یا رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ بہترین میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 3 سال کا آپ موازنہ کرتے نا تو 3 سال میں چیزیں امپروو ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی 3 سال پہلے کسی کی تنخواہ 10,000 تھی تو ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے جو بھی لڑکی یا لڑکا تو اس کی 10,000 سے زیادہ ہونی چاہیے نا، بڑا سمپل سی بات ہے۔ اگر آپ 10,000 پر ہی کھڑے ہوئے ہیں 3 یا 4 سال کے بعد تو وہ کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی ہے۔ اب جب آپ نے ایکسپورٹ کا ذکر کیا، ایکسپورٹ 3 سال پہلے جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 25 بلین $24.8 بلین پر، ماشاءاللہ 3 سال کے بعد بجائے کہ گرو کرنے کے ادھر کا ادھر، یہ باوجود اس کے کہ اتنا میسو ڈی ویلیویشن کی۔ صحیح ہے،
लेकिन कोरोना वायरस को भी तो देखें ना जुबैर साहब, कोरोना वायरस को भी तो देखें ना, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लॉकडाउन जो है पूरी मईशत बंद रही, लॉकडाउन का एक सिलसिला रहा, फिर ऑपोजिशन की तहरीक, आप लोगों की तहरीक का भी सामना रहा, आप लोग हुकूमत को गिराने के दर पे थे। इसके बावजूद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़ी है, बड़ी सनतों में तरक्की जो है वो तकरीबन 9.29% रही है। टेक्सटाइल पहली दफा बुलंद तरीन सतह पर गई है और टेक्सटाइल की नमू है जो है वो 5.9% पर रही है। तो ऐसे में सवाल तो शायद उठेगा ना कि आप तामीरी तनकीद नहीं कर रहे, शायद आप लोग टांगे खींचने के ऊपर हुकूमत की ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आयशा प्लीज ये इसको मैं समझा देता हूँ प्लीज। जब आप अपने समझाइए। खराब नंबर से कंपेयर करेंगे ना तो इस दफा अच्छा ही लगेगा। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल आपके लोगों के लिए और आवाम के लिए बता देता हूँ। अगर आपकी तनख्वाह 300 रुपए हो और वो गिर के 100 रुपए हो जाए और उससे अगले साल में तीसरे साल में वो 150 रुपए हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि 50% बढ़ गई है। घर वाले गालियां देंगे कि भाई खुदा के लिए आपकी 300 होती थी अब 150 रहेगी। तो ये एक बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन है। जब आप बिल्कुल वो कहते हैं ना वी शेप हमारी ग्रोथ हुई है, रिकवरी हुई है। वी शेप का मतलब क्या है? पहले नोज डाइव की और फिर वापस आ रही, तो भाई नोज डाइव के बाद तो ऊपर ही है, अच्छा ही लगेगा ना। जब आपकी माइनस ग्रोथ होगी तो उसके बाद अच्छा ही लगेगा ना। सही है, चलें ठीक है। यानी जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि वो अपनी खराब कारकर्दगी से ही जो है वो कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उनको अपनी खराब कारकर्दगी से वो एक कंपैरिजन जो है वो बेहतर लगेगा। अगर नोज डाइव होगी तो उसके बाद फिर अगर कुछ भी बेहतर होगा, जितना भी बेहतर होगा वो बेहतर लगेगा। लेकिन बहरहाल वो ये कहते हैं कि हम आपकी हुकूमत के साथ और जो फिर बिगाड़ आप लोग पैदा करके गए उसके बाद जो हमने उठाया है मुल्क को या तरक्की की है उसके साथ एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम सोशल मीडिया को कंट्रोल करना या फिर पाकिस्तान में सहाफ़ती इदारों में हुकूमत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को कंट्रोल करना। वज़ारत इत्तलात की जानिब से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक मुल्क के अहम सहाफ़ती तंजीमों को कवायद व ज़वाबित का एक मुसव्वदा भेजा गया, जिसके बाद मीडिया में बहस व मुबाहिसे का आगाज़ हुआ। PMDA का कॉन्सेप्ट पेपर सामने आने के बाद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान बार काउंसिल ने PMDA ऑर्डिनेंस 2021 को मुस्तरद कर दिया था। न सिर्फ आज़ाद सहाफ़ती तंजीमों ने बल्कि आज पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा के 600 से ज़ायद मुलाजिमीन ने भी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया। पैमरा मुलाजिमीन की जानिब से वफाकी वज़ारत इत्तलात को खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि पैमरा और दीगर इदारों के होते हुए किसी नई अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। नए ऑर्डिनेंस से पैमरा के 650 मुलाजिमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। खत में यह भी कहा गया है कि पैमरा ने आज तक वफाकी हुकूमत से एक पैसा तक नहीं लिया। मुजवजा ऑर्डिनेंस जारी होने से रेगुलेटरी निज़ाम की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, जबकि पैमरा मुलाजिमीन ने यह मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत नए इदारे बनाने की बजाय पैमरा को बाख्तियार बनाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से PMDA को जल्द से जल्द वजूद में लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। हुकूमत की जानिब से PMDA को वजूद में लाने के लिए वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट फरूख हबीब की जो सरबराही है उसमें एक कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी तमाम स्टेक होल्डर से PMDA के हवाले से डिस्कशंस करेगी। PMDA के क़याम को लेकर तमाम सहाफ़ती तंजीमों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। फिलहाल तो आखिर हुकूमत को क्यों ये नौबत पेश आई जब आपके पास मुल्क में मीडिया से मुतालिक रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा जैसा इदारा, प्रेस काउंसिल ऑर्डिनेंस 2002, प्रेस अखबार, न्यूज़ एजेंसी और बुक रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002, अखबारी मुलाजमीन कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1973 और मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1989 मौजूद हैं, तो फिर PMDA का क़याम क्यों नागुज़ीर हो गया? जिस पार्टी को गुज़श्ता अदवार में हुकूमत गिराने और इसके रहनुमाओं को माशरे में बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का सहारा लेना पड़ा, आज वो खुद हुकूमत में आने के बाद हर मीडिया फोरम पर कदगन लगाने का आखिर क्यों सोच रही है? इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट शहजादा जुल्फ़िकार साहब और इसके अलावा मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब और शहजादा जुल्फ़िकार साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी और बड़ा एक सादा सा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये सब करने की ज़रूरत हुकूमत को क्यों पड़ी या फिर क्यों इस वक्त लगा हुकूमत को कि ये नागुज़ीर है, ये होना चाहिए? देखिए, इस बारे में वाज़ेह तौर पर तो हुकूमत ही बता सकती है, उसके वज़रा बता सकते हैं, लेकिन जो बज़ाहत नजर आता है वो ये है कि आईना जो है जब आप उसमें शक्ल देखते हैं अपनी तो आईने पर गुस्सा आता है और उसको आप तोड़ने की कोशिश करते हैं।
वो वाली कैफियत है। अब मौजूदा हुकूमत जो है उसने मीडिया से भरपूर फायदा उठाया, क्या वो अपोजिशन में थी, और मीडिया जो है उसको अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया, कोई कैंपेन भरपूर चलाते रहे वो। आज मीडिया में जब तनकीद होती है उन पर और उनकी खामियों की निशानदेही होती है तो मेरा ख्याल उनको गुस्सा आता है। तो अभी उन्होंने ये जो अथॉरिटी बनाने की तजवीज पेश की है और उनके एक कॉन्सेप्ट पेपर भेजा है, तो भी नजर आता है कि वो मीडिया जो है उसको उसका गला जो है वो दबाने के लिए ये सारी कोशिश की जा रही है। एक पैरेलल निज़ाम इंसाफ कायम किया जा रहा है ताकि वो जो मीडिया के मुतालिक मामलात हैं उसके लिए खसूसी ट्रिब्यूनल बने, खसूसी अदारे कायम हों और वहाँ मीडिया के लोगों को, मीडिया को ट्राई किया जाए उनका। ये जो माजी में भी आप देखें हमारे यहाँ बार बार हुक्मरानों ने ऐसे इक़दाम किए हैं और ऐसे कानून बनाए हैं जिनसे मीडिया पर कंट्रोल किया जा सके। और मगर उस वक्त एक जमाने में सिर्फ प्रिंट था, फिर टीवी आया तो टीवी सरकारी होता था, फिर प्राइवेट चैनल आए, अब सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, तब उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हुकूमत चाह रही है कि ऐसी तस्दीर करे, मगर ये हो नहीं सकेगा। हुकूमत को चाहिए कि जो कानून है उसको उसके मुताबिक मामलात करे। देखिए किसी भी मीडिया हाउस और किसी भी मीडिया पर्सन ने ये नहीं कहा कि वो कानून से बालातर है। हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, मुकदमे कायम हो सकते हैं, डेफेमेशन के केसेस हो सकते हैं, लोग हमारे खिलाफ सादियात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात को हरकत में ला सकते हैं। ये सारी कार्रवाइयाँ जारी हैं और किसी ने ये नहीं कहा कि हम कानून से बालातर हैं। ये जो सारी सूरत हाल पैदा की है, यानी मेरा ख्याल ये एक आफत का अंदेशी है और इसे गुरेज करना चाहिए। बड़ी शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ेगा, मज़ामत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, और वो करना पड़ भी रहा है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद हैं, PFUJ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल, और आज पेमरा के मुलाजमीन ने भी वफाकी हुकूमत को खत लिखा है, मुसव्वदे को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। ये जो ऑर्डिनेंस शहजादा जुल्फ़िकार साहब मेरे पास मौजूद है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर इस ऑर्डिनेंस के बाद तो फिर पेमरा की हैसियत भी बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी। क्या आपको क्या लगता है, क्या करना चाहती है हुकूमत? देखिए ना, अब तो हुकूमत को कम से कम ये सोचना चाहिए, चले हम तो उनके मुलाजिम नहीं हैं, हम उनके सब्जर्विएंट नहीं हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनके वो अंडर नहीं है, पाकिस्तान बार काउंसिल उनके अंडर नहीं है, हम गलत उनके नुक्ते नज़र से हम गलत बात करें। अब तो उनके मुलाजमीन ने खुद कह दिया, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल जो है उसके मुलाजमीन भी अभी उनको हिम्मत आएगी, वो भी एक खत लिख देंगे कि आप करने क्या जा रहे हैं। तो जिस तरह शामी साहब ने कहा, हमारी मीटिंग हुई, हमारी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, APNS है, CPNE है, हमारी मीटिंग हुई और उसमें मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है हमारे साथ है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, कि सब ये जब चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस को आखिर किसी ने तो बनाया होगा, पहले गवर्नमेंट इसको नहीं करती कि आपके पास कहाँ से आया, आपके पास कहाँ से आया। अरे भाई, आपके पास आपने को बनाया ना, आपके जहन में ख्याल तो आया, आपके उसमें ये ऐसे तो नहीं है कि नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम में छप रहा है, द गार्डियन में छप रहा है, तमाम दुनिया में शोर मच रहा है कि ये पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, और साथ में आप कहते हैं कुछ नहीं। अभी आप जो है अटेंशन हमारी डाइवर्ट करने के लिए आप कहते हैं कि जी वो तो एक कंसेप्ट पेपर है, उस पर बात कर लें हमारे साथ। तो मैं एक अजीब, हमें तो बिल्कुल एक अजीब सा लग रहा है कि करने क्या जा रहे हैं आप एक पूरे सिस्टम को देखिए। शामी साहब ने जिस तरह कहा, मेरे ख्याल में 10 to आप कह लें 20 कह लें 15 कह लें % लोग मिस यूज करते हो किसी उसको मीडियम को, किसी मीडियम को वो गलत यूज करते होंगे। उसके लिए पूरी दुनिया में कवानीन है, पूरी दुनिया में उसके रोकथाम के लिए उन्होंने बनाया कि वो गलत इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपके नुक्ते नज़र से गलत और सही इस्तेमाल क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि उसको रोकने के लिए 80% 85% पॉपुलेशन या यूजर्स को आप बिल्डोज करने जा रहे हैं। ये भी एक अजीब सी बात है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शामी साहब ने कहा रेजिस्टेंस, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं
ایک آپ پاکستان کو اس فہرست میں جا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں میڈیا ہے ہی نہیں. صحیح. آزادی تو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, آزادی تو پہلے آزادی سلب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ, میڈیا کو سرے سے ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اس قسم کا اقدام ہے. بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب, دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے. میڈیا سے متعلق اگر کوئی حکومت کو کوئی قوانین بنانے ہیں, قانون سازی کرنی ہے, تو اس کا ایک بہت بہتر طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بالکل لے کر جائیں اور اس طریقے سے جو قانون سازی ہے وہ عمل میں لائیں جو بنتی ہے. اگر اس کی اس طریقے سے سب لوگ حمایت کرتے ہیں تو آرڈیننس کے ذریعے اس طرح کا کام کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید واقعی میڈیا کو برے طریقے سے کنٹرول کرنے کی جو ایک کوشش ہے حکومت کی جانب سے کی جانے لگی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ